हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ चौधरी और मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है, कब तक लेना चाहिए। तो जब किसी को कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें 3 फेज ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है एक्यूट फेज ऑफ ट्रीटमेंट। जो सेकंड फेज होता है वो होता है कंटिन्यूएशन फेज ऑफ ट्रीटमेंट। एंड जो थर्ड फेज होता है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस फेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट फेज यानी कि एक्टिव फेज ऑफ ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं उन पे हम दवाइयाँ चलाते हैं और हम चेक करते हैं कि पेशेंट में रिस्पॉन्स आ रहा है क्या। इफ़ एक्यूट फेज ऑफ ट्रीटमेंट में मोर देन 50% का इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो हम बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो अभी रेमिशन में चला गया है। तो रेमिशन के बाद में यानी कि मोर देन 50% ऑफ इम्प्रूवमेंट के बाद में सेकंड फेज ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज ऑफ ट्रीटमेंट। कंटिन्यूएशन फेज ऑफ ट्रीटमेंट का जो टारगेट होता है या जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम है उसमें रिलैप्स ना हो। तो हम इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, फॉलोअप में देखते रहते हैं और हम चाहते हैं कि पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है फर्दर बढ़े और पेशेंट बेसलाइन यानी नियर टू बेसलाइन पहुंच जाए। तो जब पेशेंट बेसलाइन पर पहुंच जाता है तो फिर जो फेज ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होती है उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस फेज ऑफ ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस फेज ऑफ ट्रीटमेंट पे जब पेशेंट पहुंच जाता है उसके बाद में हम ग्रेजुअली पेशेंट की जो दवाइयाँ होती है वो कम करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जैसे ही हम ड्रग डोज घटा रहे हैं तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो वापस से नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है, 9 महीने से लेकर साल भर या इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो यदि इस तरीके से स्टेप वाइज ग्रेजुअली पेशेंट को दवाइयाँ टेपर की जाए एंड देन स्टॉप की जाए तो देखा गया है कि रिलैप्स या रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब पेशेंट मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूएशन एंड मेंटेनेंस फेज ऑफ ट्रीटमेंट में होता है तभी हम फाइंड आउट करते हैं कि उसके क्या क्या सोशल या फिर टारगेट करने की कोशिश करते हैं जो उसके लिए स्ट्रेसर्स है। तो कोई सोशल फैक्टर है जो उसके लिए एक मेंटेनिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा हो या उसका कोपिंग स्किल पुअर है तो उस पर काम करने की कोशिश करते हैं सो डैट उसको जब दोबारा से स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस आए तो उसमें रिलैप्स के या रिकरेंस के चांसेस रिड्यूस हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।